स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वेलकम एवरीवन। सो आज हमें एनालाइज करना है पेपर 1 सेक्शन ए के सिलेबस को। एनालाइज का मतलब है कुछ ऐसी बातें अगर आप ध्यान में रखें तो आपकी तैयारी और आपका जो फाइनल मार्क्स है उसमें बूस्ट मिलेगा। एक पीस ऑफ एडवाइस है, रेदर देन नोइंग 100 थिंग्स टू एक्चुअली स्कोर योर मार्क्स या इंप्रूवमेंट लाने के लिए, इससे बेटर है कि आज जो आपको टिप्स बताई जा रही हैं उसको आज फैसला ले लें कि हाँ, इसको तो मुझे इनकलकेट करना ही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पेपर 1 सेक्शन ए। तो पेपर 1 सेक्शन ए दिखता कैसे है जरा उसको देख लीजिए। यहां पर दो तरह के तो आपको थिंकर्स दिखते हैं, यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, साथ में आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड पॉलिटिकल थियरी। ब्यूटी ये है इस पार्ट की कि स्टैटिक है, राइट, और साथ में इंटरलिंकेज और ओवरलैप बहुत ज्यादा है। तो यानी कि अगर आप इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो बाकी पार्ट भी कवर होते हैं। इस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो इसका भी यूज है, राइट। जैसे गांधीज्म, यहां पर हम गांधी को कवर करते हैं, राइट। प्लस यहां पर जो आप अंडरस्टैंडिंग गैदर करते हैं वो पेपर 1 सेक्शन बी में भी यूज होती है, लेकिन उसकी बात नहीं। आज हमारा फोकस है पेपर 1 सेक्शन ए पर। अंडरस्टैंडिंग तो एक बात है लेकिन स्कोरिंग अलग बात है, तो चलिए उस पर चलते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि टॉपिक्स जो हैं वो स्टैटिक इन नेचर है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसमें डायनेमिज्म है, जैसे कि आपका राइट्स, डेमोक्रेसी, आइडिया ऑफ जस्टिस। तो अगर ऐसे क्वेश्चंस में जो कुछ कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट को जो अभी हो रहा है, राइट, तो अगर उसको कोट करते हैं तो आपके आंसर्स में आपको मार्क्स ज्यादा मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर क्वेश्चन जो है मल्टी कल्चरलिज्म पर है, ठीक है, और मान लीजिए आपने इसके बारे में क्लास में पढ़ा है, ठीक है, भीकू पारेख क्या कहते हैं, विल किमलिका क्या कहते हैं, तो थ्योरी क्या कहती है वो तो आपके नोट्स में है ही। कंटेम्प्रेरी डेवलपमेंट को भी हम इंक्लूड कर रहे हैं नोट्स में भी। पर्पस ये है कि कुछ टॉपिक्स डायनेमिज्म रखते हैं, कुछ टॉपिक स्टैटिक हैं, ठीक है। स्टैटिक का भी एप्लीकेशन करना होगा, लेकिन टॉपिक की डिमांड समझ लीजिए, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर रहा। अब एक और बात, यूनिट वाइज थीमेटिक ग्रिप होनी चाहिए। एग्जाम्पल, पेपर 1 सेक्शन ए, टॉपिक नंबर 1 है क्या? पॉलिटिकल थियरी, मीनिंग एंड अप्रोचेस। अब इसमें देखिए कि पिछले कुछ सालों में किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एक तो पॉलिटिकल थियरी की रेलेवेंस पर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जैसे आप इस टॉपिक को कवर करें तो आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर मैं रेलेवेंस की बात करूं तो डू आई हैव अराउंड 250 वर्ड्स एंड 10-12 डायमेंशंस रेडी? क्या मेरे पास तैयार हैं? क्या 3 से 4 स्कॉलर्स के नाम तैयार हैं? तो ऐसे आपको देखना है रिलेवेंस। साथ में रिसर्जेंस, डिक्लाइन, तो ये कुछ थीम्स हैं जिस पर क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। साथ में टाइप ऑफ अप्रोचेस, तो टाइप ऑफ अप्रोचेस में हमें पता है कि 3 अप्रोचेस ऐसी हैं जहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे हैं, तो उसको तो बिल्कुल मतलब ऐसा होना चाहिए कि नींद में भी आपको उठाकर पूछ लिया जाए तो यू विल एक्चुअली से कि हाँ, आंसर, स्ट्रक्चर, कंटेंट मेरे पास रेडी है, राइट। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हाँ, जैसे ये टॉपिक बोला जाए आपके सामने तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, रिलेवेंस पे आ रहे हैं, रिसर्जेंस पर आ रहे हैं, डिक्लाइन पर आ रहे हैं, अप्रोचेस पर आ रहे हैं। तो अप्रोचेस में भी क्लियर स्ट्रक्चर दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, ट्रेडिशनल अप्रोचेस, ट्रेडिशनल अप्रोचेस में कौन कौन सी अप्रोचेस आती हैं? अच्छा, फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल। अच्छा, इनमें क्या कमी रह गई कि हम मॉडर्न अप्रोचेस की तरफ गए? मॉडर्न अप्रोचेस में क्या क्या है? अच्छा, मॉडर्न अप्रोचेस में क्या खामियां थी जिस वजह से हम अब जो न्यू अप्रोचेस हैं, हम पोस्ट मॉडर्न अप्रोचेस, स्ट्रक्चरल अप्रोच, इनकी तरफ गए? रीजन क्या है, राइट। तो कहने का मतलब है कि हमारे दिमाग में स्ट्रक्चर बना रहना चाहिए, स्पेशली पेपर 1 सेक्शन ए में स्टैटिक टॉपिक्स का, ठीक है। अब जैसे पेपर 2 जब मैं सेक्शन बी की वीडियो बनाऊंगा, आप जब हम डिस्कस कर रहे होंगे यहां पर, तो उसकी जो स्ट्रक्चरिंग होगी आपके दिमाग में वो अलग होगी, ठीक है, क्योंकि यहां पर तो डायमेंशन बिल्कुल रेडी हैं आपके सिलेबस में। यूपीएससी ने टॉपिक में मेंशन कर दिया मीनिंग एंड अप्रोचेस, तो डिफरेंट मीनिंग्स, डिफरेंट अप्रोचेस, वो तो क्लियरली पता होनी चाहिए, राइट। नाउ अब देखिए, जैसे प्लेटो है, तो प्लेटो से क्लियर आपको दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, स्टैटिक टॉपिक है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, टॉपिक नंबर 1। कहां से स्टार्ट करते हैं? किसी भी थिंकर को स्टार्ट करना है, बैकग्राउंड से स्टार्ट कीजिए, यानी कि उसके समय में क्या क्या चल रहा था, इंट्रोडक्शन, ठीक है। अच्छा, कौन से कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे उस टाइम पर, क्या रीजंस थे प्लेटो बने थिंकर? अच्छा,
पेलोपोनेशियन वॉर था, उसमें एथेंस स्पार्टा के बीच में जो चल रहा था उसमें एथेंस हार गया था। प्लेटो एथेंस से बिलोंग करते थे। प्लेटो आइडेंटिफाई करना चाह रहे थे व्हाट वर द रीजंस, कारण क्या थे। तो उन कारणों को देखते हुए फिर प्लेटो ने अपने व्यूज दिए थे और क्या क्या एक्चुअली फैक्टर्स थे जो प्लेटो को मोल्ड कर रहे थे, यानी कि इंप्रेशन किस किस का था। अच्छा, सोक्रेटिस का मेजर इंप्रेशन था, वो तो सबको पता होता है। इसके अलावा कौन कौन थे? अच्छा, पाइथागोरस, हेराक्लाइटस, ये भी थे। तो आपको दिमाग में बैकग्राउंड पता होना चाहिए। फिर मेजर वर्क्स क्या है। वर्क को लेकर एक और चीज ध्यान रखिएगा, वर्क का मतलब ये नहीं केवल बुक का नाम रख लिया, अच्छा द लॉ, स्टेट्समैन, रिपब्लिक, नहीं नहीं नहीं, डिफ्रेंशिएशन भी याद रखिए, यानी कि द रिपब्लिक और द स्टेट्समैन जो दो बुक्स हैं इसमें डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिए, कई बार ज़्यादातर जो नोट्स होते हैं उसमें केवल ये लिखा था कि हाँ ये बुक है, और लेकिन ये भी पता होना चाहिए कि जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर, से थ्योरी ऑफ जस्टिस, आइडियाज और से एजुकेशन, वो एक्चुअली कौन से बुक से है। तो वो रटना नहीं पड़ेगा, आसान हो जाएगा अगर आप समझेंगे कि किस एज में कौन सी बुक उन्होंने लिखी थी। तो जिस एज में लिखी थी और उनके समय में जाकर हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उनका कंसर्न तो हमें पता है ना। तो अगर उस एज में एक कंसर्न था उनका, तो वैसे ही विचार, वैसे ही सॉल्यूशन उस समय लिखी गई बुक में आएंगे, राइट। अगर प्लेटो यंग और रेडिकल थे तो रेडिकल आइडियाज कहाँ आएंगे? अच्छा, वो रिपब्लिक में आएंगे। अच्छा, जब प्लेटो मैच्योर हो गए तो लेटर स्टेज पर कौन सी बुक्स आए? अच्छा, स्टेट्समैन, लॉज, तो जाहिर सी बात है वहां पर थोड़े मॉडरेट व्यूज आएंगे, है कि नहीं। तो ऐसे लॉजिकली चीजें आपके दिमाग में सेट होने चाहिए। इसको हम कह रहे हैं कि थीम्स पर ग्रिप रखिए, ठीक है। क्रिटिकल इवैल्यूएशन किसी भी थिंकर को तभी मानिए कि कंप्लीट हुआ जब बैकग्राउंड, इंप्रेशंस यानी कि इंस्पिरेशंस, बुक्स, आइडियाज, थियरीज के साथ साथ क्रिटिकल असेसमेंट भी आपके पास तैयार हो। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारा नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए कि हम देखें कि किस तरीके से क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। जैसे कि 2020 में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, प्लेटो की बात कर रहा हूं स्पेसिफिकली। 2019 में एक्सप्लेन एरिस्टोटल्स क्रिटिक ऑफ प्लेटोज आइडियलिज्म। तो भले ही आपने प्लेटो को तैयार कर लिया, लेकिन क्रिटिसिज्म वाला पार्ट ये नहीं किया। क्रिटिसिज्म में किस किस से द्वारा क्रिटिसिज्म करा सकते हैं? अच्छा, एरिस्टोटल जो इनके खुद के शिष्य थे, वो क्रिटिसाइज कर रहे थे गुरु को फॉर बीइंग टू आइडियलिस्टिक, यानी कि इम्प्रैक्टिकल हुआ। और जो एरिस्टोटल थे वो गोल्डन मीन इज गोल्डन रूल, यानी कि फंक्शनलिस्ट थे आसान भाषा में। यानी कि उनका कहना था कि ना तो बहुत ज़्यादा आइडियलिस्टिक और ना ही बहुत ज़्यादा सोफिस्ट, राइट, कि आइडियलिज्म में विश्वास ही नहीं रखना, तो बीच के रास्ते की बात करते थे। तो हमें पता भी होना चाहिए कि कौन कौन से पॉइंट्स पर एरिस्टोटल ने क्रिटिसिज्म किया प्लेटो का, ऐसी पॉपर ने क्रिटिसिज्म किया प्लेटो का। क्यों कहा गया कि प्लेटो वाज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी? तो देखिए, बहुत आसान है आपका पीएसआर का सिलेबस, कारण आपको पता होना चाहिए कि यार यहां से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्रिटिसिज्म से, पॉपर से पूछ रहे हैं, एरिस्टोटल से पूछ रहे हैं, थियरी के डायरेक्ट एनालिसिस से पूछ रहे हैं। तो जैसे यहां पर क्रिटिसिज्म, डायरेक्ट आइडियलिज्म का। फिर देखिए, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूं और क्लियर हो जाए आपको। ये मैं इसलिए आपको शो कर रहा हूं जिससे पेपर 1 सेक्शन ए की आपकी अप्रोच क्लियर हो। ये टॉपिक्स हैं, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं इसी तरीके से हम क्लास में करते हैं। नाउ, प्लेटो वाज एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, तो ये भी क्वेश्चन कहां से आया? क्रिटिसिज्म से आया। फिर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं, इससे पहले वेस्टर्न थॉट वन माइट से हैज बीन ईदर प्लेटोनिक और प्लेटोनिक बट हार्डली नॉन प्लेटोनिक। अब देखिए, ये स्टेटमेंट कहां से आ रही? पॉपर ने स्टेटमेंट दी थी, यानी कि सिग्निफिकेंस है कि आप प्लेटो को क्रिटिसाइज कर सकते हैं या सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन प्लेटो के बाद की जो भी पॉलिटिकल थॉट थी, जितने स्कॉलर्स आए, पॉलिटिकल थिंकर्स आए, वो कहीं ना कहीं उन पर जो इंप्रेशन था वो प्लेटो का था। या तो प्लेटो को सपोर्ट कर रहे थे या क्रिटिसाइज कर रहे थे। हम क्लास डिस्कशन के दौरान भी इस बात को बेसिकली डिस्कस करते हैं कि क्यों कहा जाता है कि लेटर फेज में जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट थी वो एक्चुअली फुटनोट्स थे। फुटनोट समझते हैं? शॉर्ट एंड क्रिस्प नोट्स थे। किसके? प्लेटो एंड एरिस्टोटल के व्यूज के, यानी कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है उनका। आप कहेंगे इंपॉर्टेंस पता कैसे लगता है? पता तब लगता है जब आपको पता लगेगा कि एंशिएंट टाइम में जो बात कह रहे थे वो तो आज भी लागू हो रही है, और उसके बाद कितने सारे स्कॉलर्स ने उन्हीं आइडियाज पर काम किया है। अब इसके बाद देखिए, प्लेटोज कम्युनिज्म इज अ सप्लीमेंट्री मशीनरी टू गिव इफेक्ट टू एंड रीइंफोर्स विद स्पिरिट विच एजुकेशन इज टू क्रिएट। अब जरा टॉपिक में जाइए। टॉपिक में आपको दिया हुआ है स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो एक तो तरीका होता है बस इतना पता होना कि हाँ, एजुकेशन पर प्लेटो के क्या विचार थे, ठीक है, एजुकेशन की स्कीम क्या थी,
ठीक है। लेकिन अब जरा टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए, क्या क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा रहा है? नहीं, ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। प्लेटोस कम्युनिज्म इज सप्लीमेंट्री मशीनरी, यानी कि जो कम्युनिज्म है वो एक्चुअली सपोर्ट करेगा एजुकेशन पर जो उनकी स्कीम है उसको। तो यानी कि हमें पता लगा कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअली दो आइडियाज से है, यानी कि स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड कम्युनिज्म। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कैसे जो कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स और प्रॉपर्टी है ये कैसे एक तरीके से सप्लीमेंट करेगा एजुकेशन पर जो प्लेटो के विचार हैं उनको, यानी कि तभी सक्सेसफुल हो पाएंगे एजुकेशन पे उनके आइडियाज जब अच्छे से इंप्लीमेंटेशन होगा कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी। इसको हम कम्युनिज्म ऑफ फैमिली भी कहते हैं। क्लियर है बात? तो इस तरीके से क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, ये डायरेक्ट प्लेटो के आइडिया से इमर्ज हो रहा है। स्टेट की डेफिनेशन जो हम इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टार्ट करते हैं, जब हम बात करते हैं कि प्लेटो का कहना क्या था कि स्टेट है क्या, क्योंकि प्लेटो तो स्टेट को, राज्य को वन ऑफ द आप कह सकते हैं हाईएस्ट पेडेस्ट्रल पर रखते थे। नाउ द स्टेट इज इंडिविजुअल रिट लार्ज, अगेन सेम थीम से क्वेश्चन आ रहा है, 5 में भी आया और 6 में भी आया। तो जो लोग ये कहते हैं कि जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो तो आ ही नहीं सकते पीएसआर ऑप्शन में, जरा देखिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, राइट? इस वजह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना जरूरी है। प्लेटोज थ्योरी ऑफ एजुकेशन इज द लॉजिकल रिजल्ट ऑफ कंसेप्शन ऑफ जस्टिस। तो यहां से आपको क्या पता लगा कि जो आइडियाज ऑफ जस्टिस हैं और थ्योरी ऑफ एजुकेशन, अब इसको मिलाकर क्वेश्चन पूछ लिया है, राइट? कैसे ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। एक्सप्लेन प्लेटोज कम्युनिज्म एंड कंपेयर इट विद मॉडर्न कम्युनिज्म। अब यहां से क्वेश्चन पूछा लेकिन इसको एडिशनल किससे कर दिया? मॉडर्न आइडिया ऑफ कम्युनिज्म से। तो यानी कि मुझे बताइए, क्या अगर केवल नोट्स को रटेंगे तो काम होगा? नहीं। यानी कि मॉडर्न आइडिया ऑफ कम्युनिज्म हम कहां पढ़ते हैं? हम जब मार्क्स को पढ़ते हैं वहां पढ़ते हैं। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में भी जब सोशलिज्म और मार्क्सिज्म की हम बात करते हैं तो वहां पर भी हम इसको डिटेल में जानते हैं। तो यानी कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज जो ओवरलैप है, एक्चुअली जर्नी है एक, राइट? इसी वजह से जब हम यहां पर डिस्कस करते हैं ना तो यहां पर हम इसको यहीं क्लोज नहीं करते। आपका लर्निंग कैसे स्टार्ट होनी चाहिए कि कम्युनिज्म ऑफ वाइव्स एंड प्रॉपर्टी की तो बात हम बाद में करेंगे। पहले ये बताओ ये कम्युनिज्म है क्या? कम्युनिज्म की जब बात आती है तो हमें तो कार्ल मार्क्स याद आते हैं, लेकिन यहां तो कार्ल मार्क्स नहीं दिख रहे हैं। कार्ल मार्क्स तो बहुत बाद में आए थे प्लेटो के। तो यानी कि कम्युनिज्म वर्ड काफी पहले से था। तो क्या कम्युनिज्म एज अ वर्ड के जो मायने हैं वो बदले हैं? जैसे एक समय पर कंप्यूटर का इस्तेमाल, इस शब्द का इस्तेमाल कैलकुलेशन के लिए होता था, लेकिन आज आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर का इस्तेमाल कैलकुलेट करने के लिए करते हैं? आई थिंक नो, राइट? मोबाइल में, कैलकुलेटर में करेंगे, कंप्यूटर का इतने सारे एप्लीकेशंस आ गए। तो क्या कम्युनिज्म एज एन आइडिया, इस वर्ड के भी कई सारे एप्लीकेशंस आ गए? कौन कौन थे वो लोग जिन्होंने अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस दिए, वो भी आपको आगे जर्नी में पता लगता है। लेकिन यहां से बेस कनेक्ट होना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन यहां से आता है। क्लियर है बात? नाउ फिर इसके बाद कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया 2001 2002 में। फिर 2000 में देखिए क्या क्वेश्चन था। अंटिल फिलोसोफर्स आर किंग्स और किंग्स एंड प्रिंसेस वुड हैव एक्चुअली हैविंग अ स्पिरिट ऑफ फिलोसफी। कहने का मतलब है एक डायरेक्ट क्वेश्चन है फ्रॉम दिस आइडिया ऑफ फिलोसोफर किंग। तो जब हम प्लेटो में डिस्कस करते हैं, प्लेटो कहते हैं कि देखो एथेंस की बर्बादी का एक कारण यह है कि यहां पर जो रूलिंग क्लास है ना तो फिलोसोफर है और ना ही उसको नॉलेज है फिलॉसफी की, ठीक है? और ये दोनों चीजें, दोनों में से एक कंडीशन तो मेट होनी चाहिए, तभी आप सही रूलर बन पाएंगे। अब प्लेटो को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम जानते हैं वो ऐसा क्यों कह रहे थे, क्योंकि अगर आप फिलॉसफर नहीं है ना तो आप में इग्नोरेंस रहेगी। आपकी जिंदगी के जो फैसले होंगे आप ऐसी चीजों के लिए लेंगे जो कि शॉर्ट टर्म है, लिमिटेड आपको ग्रेटिफिकेशन देती है, क्षणिक यू कैन से आपको सुख देती है, शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन। लेकिन इस शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन एटीट्यूड की वजह से नुकसान आप किसका कराएंगे? पूरे के पूरे राज्य का कराएंगे। तो इस वजह से जितनी ऊपर पोजीशन हो उतने ऊपर हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि फिलॉसफर या फिलॉसफी का ज्ञान रखते हो, या तो फिलॉसफर हो या फिलॉसफी का ज्ञान रखते हो। ये रूलर की एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन प्लेटो बता रहे थे, ठीक है? उनको आइडिया होना चाहिए कि रियल पर्पस है क्या लाइफ का, राइट? तो आई थिंक ये तो आपको कनेक्ट हो रहा होगा, बड़ा लॉजिकली ये बात कर रहे हैं, क्योंकि इग्नोरेंस है तो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन, छोटी छोटी चीजों से सुख पाने के लिए व्यक्ति करप्शन करेगा, और व्यक्ति करप्शन करेगा तो नुकसान किसका होगा? आम जनता का होगा। आम जनता का नुकसान होगा तो उसी को बचाने के लिए तो पॉलिटिकल थिंकर अपने व्यूज देते हैं,
कमेंट, फॉर नो लॉ ऑर्डिनेंस इज माइटियर देन नॉलेज। अब ये वाला क्वेश्चन भी फिलोसोफर किंग के आइडिया से ही आया है, क्योंकि फिलोसोफर किंग इज हैविंग अल्टीमेट नॉलेज। इफ समवन इज हैविंग अल्टीमेट नॉलेज, तो क्या जो किसी कुछ व्यक्तियों ने मिलकर कानून बनाया है को उसको ऊपर रखा जाए या उस व्यक्ति को ऊपर रखा जाए जिसके पास अल्टीमेट नॉलेज है? तो यहाँ तो कमेंट से क्वेश्चन आया, लेकिन जब हम क्लास में डिस्कस करते हैं तो हम इसका क्रिटिसिज्म भी करते हैं, क्योंकि कमेंट का मतलब है वो कह रहा है आपसे इस पर टिप्पणी कीजिए कि मतलब क्या इसके मायने हैं, ठीक है, इस पर अपने विचार दीजिए। क्रिटिसिज्म पर आपको क्रिटिकली करना पड़ता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फिलोसोफर किंग पर ज़्यादा ही भरोसा कर रहे हैं आप। अब देखिए, आपको एनहेंस करना पड़ेगा अपना वे कि किस तरीके से आप चीज़ों को इंटरलिंक करते हैं। अब ये बोल बचन लगता है, ठीक है, इंटरलिंकेज, लेकिन एक्चुअल एप्लीकेशन इसका क्या है वो हमें जानना होगा। एप्लीकेशन क्या है? सबसे पहले तो हर एक थिंकर में, वो तो आप बैकग्राउंड की बात करेंगे कि मेजर थीम्स क्या हैं, हैपनिंग्स क्या हैं, ये आपको पता लग गई, जैसे मैंने आपको बताया एंशिएंट ग्रीस। अब आप सोचिएगा कि इसका एप्लीकेशन हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, उसको मैं कह रहा हूँ इंटरलिंकेज। जैसे कि अगर आप प्लेटो के आइडिया ऑफ जस्टिस की बात करें, ठीक है, और अगर मैं इंडिया के मेरिटोक्रेटिक सिस्टम की बात करूं, तो आइडिया ऑफ जस्टिस और मेरिटोक्रेटिक सिस्टम बड़ा लिंकेज करता है, ये तो बड़ा लिंक करता है, राइट? तो कहने का मतलब है यू शुड एक्चुअली थिंक ऑफ कि इसका कहाँ कहाँ मैं एप्लीकेशन कर सकता हूं। ऐसा नहीं कि रटने वाली बात है, ठीक है। कंपेयर एंड कंट्रास्टिंग टेक्निक, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर 1 सेक्शन ए में। कारण जैसे आपने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये हम पढ़ेंगे, तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक थ्योरी है, लेकिन इस पर रूसो के व्यूज अलग हैं, हॉब्स के व्यूज अलग हैं, राइट? तो ऐसे में एक ही आइडिया पर अलग अलग विचार क्या हैं, तो तब आपको पता लगेगा जब आप उसको कंपैरिजन के तौर पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यानी कि जब भी आप पढ़ें तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाँ, रूसो ने ये कहा, रूसो वाज वेरी पॉजिटिव कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी कैसे स्टार्ट हुई होगी, मतलब उस टाइम जो एटमॉस्फेयर होगा रूसो के हिसाब से अलग है और हॉब्स के हिसाब से अलग है। हॉब्स कह रहे हैं बड़ा ब्रूटिश रहा होगा, क्राइसिस रहा होगा। जो लोग सोच रहे हैं क्या बात करें स्टेट ऑफ नेचर, हम इसको डिटेल में जानते हैं क्लास में। यहाँ पर आपके समझने के लिए ज़रूरी है कि थ्योरी थिंकर्स में डिफरेंस जो है वो भी ध्यान रखिए, ठीक है, क्योंकि जब आप ये ध्यान रखेंगे तो इस तरीके से कंफ्यूज करने के जो तरीके वो इस्तेमाल करेगा एग्जामिनर अपने क्वेश्चन थीम में, वो आप आराम से कर पाएंगे। क्लास में भी हम इस तरीके से ट्रैप क्वेश्चंस बना के वहीं पे क्लियर हो जाते हैं। ब्रिंग डायनेमिज्म इन योर आंसर। फॉर एग्जांपल, फिलोसोफर किंग से यूपीएससी ने क्वेश्चन कई बार पूछा, मैंने अभी आपको शो किया, लेकिन ज़्यादातर स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपने नोट्स, फिलोसोफर किंग का आइडिया क्या है, प्लेटो ने दिया, क्रिटिसिज्म क्या है, यहाँ तक अपने आप को सीमित करेंगे। आप अपने आंसर को स्टैंड आउट कर सकते हैं अगर आप उससे कुछ मॉडर्न एग्जाम्पल दे दें। जैसे कि ईरान में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन हुआ और अयतुल्लाहज आए, तो कहा गया कि एक्चुअली अयतुल्लाहज आर इस्लामिक फिलोसोफर्स। तो एक्चुअली ईरान में जो फिलोसोफर किंग का आइडिया है वो आ रहा है। तो ऐसे में ये अगर आप एग्जाम्पल देंगे तो आपको नहीं लगता कि आपका आंसर स्टैंड आउट करेगा, क्योंकि दिस इज नॉट जस्ट योर आइडिया, दिस वॉज इन सर्कुलेशन। ये काफ़ी सर्कुलेशन में था आइडिया, काफ़ी मतलब एडिटोरियल्स में काफ़ी स्कॉलर्स इसकी बात कर रहे थे, तो आप भी यूज़ करिए, भले ही वो स्टैटिक पार्ट हो, तो इवैल्यूएटर को लगेगा कि यस यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। ऐसे ही आप आईआर वाले टॉपिक में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ग्रैमशी का हेजेमनी आप चाइना के रेस्पेक्ट में, यूएसए के रेस्पेक्ट में यूज़ कर सकते हैं, राइट? वेब बेस्ड थिंकिंग रखिए, नॉट जस्ट चेन बेस्ड थिंकिंग। मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था कि जितने भी कंसेप्ट्स, आइडियाज़ हैं पॉलिटिकल साइंस एंड ऑप्शनल में, हर चीज़ एक से दूसरे से कनेक्टेड है। यानी कि लिबरलिज्म आया या कैपिटलिज्म आया तो उसका कारण था, उससे पहले जो फ्यूडलिज्म था वहाँ पर कुछ गैप्स थे, ज़रूरत पड़ी, कैपिटलिज्म आया। अब कैपिटलिज्म ने इतना ज़्यादा शोषण कर दिया उस एडवांस इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टेज पर, जब गवर्नमेंट वाज ऑन बैकफुट, तो फिर हमने मार्क्सिस्ट आइडिया देखा, कम्युनिज्म एज एन आइडिया, सोशलिज्म एज एन आइडिया, ये इमर्ज हुए। तो इंटरलिंकेज तो है, राइट? लेकिन इसके साथ वेब बेस्ड का मतलब होता है एक चीज़ दूसरे से कहाँ कहाँ कनेक्ट हो सकती है। ये बहुत ही बारीक सी बात है। कई बार जब स्टार्ट करता है ना स्टूडेंट प्रिपरेशन, तो इसके बारे में आइडिया ही नहीं होता। उस टाइम पर तो फोकस ये होता है कि सिलेबस में कीवर्ड हैं, ये समझ में आ जाएं तो मोक्ष वाली फीलिंग आएगी। लेकिन मोक्ष वाली फीलिंग तब तक नहीं आनी चाहिए जब तक नाम मेरिट लिस्ट में ना हो, ठीक है? तो तब तक बारीकियों पर ध्यान देना चाहिए। कारण क्या है, क्यों मैं कह रहा हूँ मल्टीपल, कहाँ कहाँ प्रयोग हो सकता है? इससे आप जो मल्टीपल कंटेक्स्ट हैं उसके जो डायमेंशन है उसके, वहाँ पर आप लिंक कर पाओगे और आपका आंसर जो है वो स्टैंड आउट करेगा दूसरों से,
ठीक है। ज़्यादातर स्टूडेंट्स केवल जो स्टैटिक पार्ट होता है उसको स्टैटिक को मानकर चलते हैं, हाँ इस थ्योरी के ये पॉइंट्स है, इसी को बस रट के काम हो जाएगा। नहीं, वो ठीक तो लिख देंगे आप, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेड में आपको ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन ये कंपटीशन है ना, एक एक मार्क्स की जंग है यहाँ पर। नाउ कीप अ लिस्ट। ये पेपर 1 सेक्शन ए के लिए ज़रूरत है कि आपके दिमाग में एक थीम से स्कॉलर्स, स्टेटमेंट्स, बिल्कुल, और वो स्टेटमेंट किस कंटेक्स्ट में बनाई गई है ये भी पता होना चाहिए। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो चीज़ें बड़ी क्लियर रहेंगी। जैसे नो लॉ नो लिबर्टी, जेएस मिल, लेकिन लॉ और लिबर्टी पर हॉब्स की स्टेटमेंट अलग है और उसके विचार अलग हैं। तो ये कंफ्यूजन आपको ना हो, इस वजह से अलग से अपने पास एक, जो मैं कहता हूं कि एक डायरी बनाइए, ठीक है, उसको पॉकेट डायरी टाइप रखिए अपने पास, जिससे कि इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और उससे मिलती जुलती स्टेटमेंट को वहीं लिख लें, कोई कंफ्यूजन ना हो। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिख लें कि हाँ किस वजह से स्टेटमेंट बनाई गई होगी। वे टू कवर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज पार्ट नाउ। अब देखिए आइडियोलॉजी में मैंने आपको जैसे लिबरलिज्म का एग्जाम्पल दिया, मार्क्सिज्म का एग्जाम्पल दिया, सोशलिज्म का एग्जाम्पल दिया। कनेक्टेड तो है हर एक चीज दूसरे से, राइट, लेकिन हर एक का बैकग्राउंड दिमाग में होना चाहिए। जैसे ये चीज ना स्टूडेंट जनरली इस्तेमाल करता है जब बेस आइडिया की हम बात करते हैं कि चलो ठीक है मार्क्सिज्म क्यों आ गया ये तो हमें पता है, लेकिन मार्क्सिज्म के बाद मार्क्सिज्म एज अ स्कूल ऑफ थॉट के अंदर और भी तो आइडियोलॉजीज आई, और भी तो आइडियाज आए, न्यू मार्क्सिस्ट। तो न्यू मार्क्सिस्ट आइडियाज क्यों आए, उनका क्या बैकग्राउंड है? भाई मार्क्स का जो कार्ल मार्क्स के आइडियाज थे उसमें कुछ कमी महसूस की होगी मार्क्स के बाद वाले फिलोसोफर ने, जिनका मानना था कि प्रॉब्लम तो मार्क्स ने सही आइडेंटिफाई करी, लेकिन जो मेडिसिन है ना वो सही नहीं दी। मेडिसिन सही देते तो आज इतना एक्सप्लॉयटेशन दुनिया में होता क्यों? तो जो ऐसे फिलोसोफर्स हैं, ऐसे पॉलिटिकल थिंकर्स हैं जो मार्क्स के कंसर्न में तो विश्वास रखते हैं, प्रॉब्लम तो सही आइडेंटिफाई करी, सॉल्यूशन सही नहीं दिया, उनको हम न्यू मार्क्सिस्ट कहते हैं, जो मार्क्स के कोर आइडियाज से अपने आइडियाज को मिलाते हैं और फिर अपने कुछ नए सॉल्यूशन देते हैं, राइट। तो ऐसे में क्या होगा, उन आइडियोलॉजीज के जो कंपोनेंट हैं उनको एक्चुअली याद करना आसान हो जाएगा। ऐसी सोशलिज्म में गिल्ड सोशलिज्म क्यों आया, फैब्रियन सोशलिज्म क्यों आया, ये सब चीजें उन टिप्स हो जाएंगी आपको, ठीक है। हैविंग मल्टीपल डेफिनेशंस इन माइंड, जैसे मैंने फॉर एग्जांपल बात की से गिल्ड सोशलिज्म की, या से फंक्शनल पार्लियामेंट एज एन आइडिया, हम इसके अंदर जब पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार ये फंक्शनल पार्लियामेंट, एक तो होता है कि हाँ फंक्शनल पार्लियामेंट का मतलब ये होता है, बहुत सारे लोग ऐसा करेंगे, लेकिन आपके पास मल्टीपल मीनिंग्स होने चाहिए। अब मल्टीपल डेफिनेशंस आएंगी कहाँ से, हम तो डिस्कस करेंगे, साथ में आपको हर एक वर्ड को ना ब्रेक कर लो। फंक्शनल वर्ड कहाँ कहाँ आया है पॉलिटिकल साइंस में, कहाँ कहाँ हमने डिस्कस किया था, अच्छा एरिस्टोटल में भी डिस्कस किया था, क्या मतलब था उसका, अच्छा सोशलिज्म में भी डिस्कस किया था, क्या मतलब था उसका, पार्लियामेंट हमने कहाँ कहाँ पढ़ा, अच्छा यहाँ पर पढ़ा है, अच्छा वो पेपर 1 सेक्शन बी में भी हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। आज मैं पेपर 1 सेक्शन बी की स्ट्रेटेजी नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पेपर 1 सेक्शन ए की ही बात कर रहा हूँ आपके साथ, ठीक है। तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल है, तो उससे जो डेफिनेशंस है ना वो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप एसेंस पकड़ लोगे सब्जेक्ट की, राइट। तो मल्टीपल डेफिनेशंस याद रखेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको एडेड एडवांटेज मिलेगी। मेक शॉर्ट नोट्स एंड फ्लो चार्ट्स। फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वाले पार्ट की बात करें, लिबरलिज्म, तो लिबरलिज्म में आप पढ़ते हैं क्लासिकल लिबरलिज्म, अच्छा न्यू क्लासिकल लिबरलिज्म, अच्छा न्यू क्लासिकल क्या है, अच्छा सोशल लिबरलिज्म क्या है, तो इनको ना अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है, इसकी भी चेन है, राइट। अब वो चेन आपको याद रहे इसके लिए आप शॉर्ट नोट या एक फ्लो चार्ट बना लें कि अच्छा क्लासिकल लिबरलिज्म क्यों आया, क्या है, फेमस स्कॉलर्स, उनका विचार, ठीक है। ऐसे ही फिर दूसरा, क्योंकि डिटेल नोट्स तो आपके पास ऑलरेडी हैं, ये आपके रेडी रेकनर की तरह हैं, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था, 100 तरीके स्कोर करने के उनको जानने से बेहतर है जो आपको बिल्कुल पिन पॉइंट शार्प तरीके बताए जा रहे हैं कि 5 चीजें बताइए, उन 5 चीजों को आत्मसात कर लीजिए, काम आपका बन जाएगा। मुद्दा है कि उसको अप्लाई करना है ना, तो समझ लीजिए कि हाँ अब से जब भी PSIR के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो इन चीज़ों को तो हम इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे। तो आई थिंक अभी आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपके कोई भी डाउट हो PSIR ऑप्शनल से रिलेटेड तो आप कमेंट्स में भी बता सकते हैं, इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।